हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स क्या होता है? यह फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो मोशन के बारे में स्टडी करती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो आइए लिखते हैं, काइनेमेटिक्स it is the branch of physics which deals with study of motion, which deals with study of motion। तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स है हमारा, यह मोशन के बारे में स्टडी करता है। तो मोशन हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मोशन हमारा एक टर्म है जिसके बारे में स्टडी की जा रही है। तो आखिर इस मोशन में है क्या? ये मोशन क्या है? आइए इस बात को हम समझते हैं। मोशन क्या है? मोशन का मतलब होता है गति। मतलब मोशन क्या है? तो हम बोलते हैं कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल दैट बॉडी इट इज इन मोशन। वो बॉडी किसमें है? मोशन में है। तो क्या बोलते हैं कि इफ एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time we called that body is in motion। क्या है? मोशन में है। हम बोलते हैं कि वो जो हमारी बॉडी है वो किसमें है? मोशन में है। तो मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे तो हम बोलते हैं कि वो हमारी बॉडी है, वो मोशन में है। ठीक है, तो एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो हमारा मोशन होता है, आइए नेक्स्ट उस पे देखते हैं। जो हमारा मोशन होता है यह होता है रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। क्या होता है? जो हमारा मोशन होता है वो ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। आइए देखते हैं इस बात को, पॉइंट लिख लेंगे पहले। मोशन it is relative to the observer। जो मोशन होता है वो ऑब्जर्वर से रिलेट करता है। मतलब ऑब्जर्वर किस नजरिए से देख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हम रेस्ट में हो और जो ऑब्जर्वर है वो हमें मोशन में देख रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हम मोशन कर रहे हो और जो ऑब्जर्वर है वो मुझे रेस्ट में देख रहा हो। आइए देखते हैं इस बात को, समझते हैं। सपोज करिए हम इस रूम में खड़े हैं और हमारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं कि मेरे भैया क्या है? रेस्ट पे हैं। ठीक है, वो मुझे देख रहे हैं कि मेरे भैया रेस्ट पे हैं। अब हम चालाकी किए, हम उनको भेज दिए चंद्रमा पे, और चंद्रमा पे जब वे गए तो देखे मेरे भैया सर्कुलर और रोटेशनल दोनों मोशन कर रहे हैं। तो बोलेंगे आप तो मोशन भी कर रहे हैं, और जब वो रूम में आए तो देखे कि आप तो रेस्ट में भी हैं। तो जो मोशन जो टर्म है यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप सामने वाले को ऐसे देख रहे हैं कि वो मोशन कर रहा हो तो आपको लगेगा कि वो मोशन में है, और आप ऐसे देख रहे हैं कि वो रेस्ट पे है तो आपको लगेगा कि वो रेस्ट पे है। इस बात को ऐसे भी समझते हैं कि सपोज करिए हम किसी कार में मूव कर रहे हो, क्या किसी कार में मूव कर रहे हो, तो जब हम ड्राइवर को देखते हैं तो ड्राइवर हमारा रेस्ट पे होता है। लेकिन जैसे ही हम अपना सर बाहर की तरफ घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है। तो क्या पेड़ वाकई में पीछे की तरफ भाग रहा होता है? तो आंसर है नहीं, पेड़ पीछे की तरफ नहीं भाग रहा होता, हमारी गाड़ी आगे की तरफ चल रही होती है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा मोशन होता है। तो मोशन में मैंने अभी पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल दिस बॉडी इट इज इन अ मोशन। वो बॉडी हमारी किस में है? मोशन में है।
तो पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोजीशन क्या है, व्हाट इज पोजीशन। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया, जिसमें सबसे फेमस सिस्टम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि हमारी बॉडी किसी टाइम टी पे कौन से पोजीशन पे है। तो अगर हमारी बॉडी टाइम टी पे, देखिए ए हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ए हमारा वाई एक्सिस और ए हमारा जेड एक्सिस। किसी टाइम टी पे हमारी ए नाम की जो बॉडी है, अगर वो एक्स वाई जेड पे है और टाइम t1 के बाद वो हमारी बॉडी x1 y1 z1 पे आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी बॉडी टाइम t में अपना क्या कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, यानी हमारी जो बॉडी है वो किस में है, मोशन में है। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो चीजों में बनाया गया, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए देखते हैं चीजें क्या होती हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो दोस्त, यह एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो किसी एक्सेलरेशन से क्या हो रहा होता है, मूव हो रहा होता है, पूरा का पूरा फ्रेम ही मूव हो रहा होता है। ठीक है, यह एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यह एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो किसी भी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहा होता। हाँ, हो सकता है कि वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। क्या हो सकता है कि वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा हो, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। इवन दो हमारी जो अर्थ है ये भी क्या हो रही होती है, मूव कर रही होती है सन के अराउंड एक एक्सेलरेशन से। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पूरे यूनिवर्स में। ठीक है दोस्त, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम अपने प्रॉब्लम को, अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, जिसको हम अर्थ को ही मान लेते हैं कि वो हमारी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अर्थ को क्या मान लेंगे कि वो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये हो गई बात कि कब बॉडी हमारी मोशन में होती है, कब बॉडी हमारी रेस्ट में होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस, देखो दोस्त, आप लोग जानते होंगे जब आप स्कूल जाते हो तो क्या करते हो, एक पाथ कवर करते हो। क्या करते हो, एक पाथ कवर करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द actual path covered by a body. It is the actual path covered by a body. ठीक है, ये क्या होता है, एक एक्चुअल पाथ होता है कि कोई बॉडी जो कवर करती है। और एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। देखो दोस्त, ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फ्रॉम initial to final position,
पोजीशन, ये क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब इसको समझते हैं। मान लो कि ये हमारा कोई पाथ है ए बी, और यह एक पाथ है ए सी बी। अब बोलेंगे कि कोई बॉडी है वो ए से लेकर बी तक गई है। क्या? ए से लेकर बी तक गई है, और एक बॉडी है जो ए सी बी तक गई है। तो जो यह एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी है, यह हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और ये जो पाथ है ए से लेकर बी तक का सबसे छोटा रास्ता, यह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब ए बी वेक्टर। क्या? ए बी वेक्टर। यह जो वेक्टर है, क्या बता रहा है कि यह एक डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस और क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो, यह क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है, किसी बॉडी के द्वारा कवर किया गया। यह क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है यह स्पेसिफिक नहीं होता। जो डिस्टेंस होता है यह स्पेसिफिक नहीं होता। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है यह क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब कि अगर हमारा कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये ऑलवेज फिक्स होगा फ्रॉम ए टू बी। लेकिन जो डिस्टेंस है यह इससे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी घूम के जा सकता है, कोई ज्यादा मेहनत करके ऐसे भी जा सकता है। तो यह कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यह केवल फिक्स होता है, जो ए से लेकर बी की तरफ जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। अब देखना एक बात, मैथमेटिकल बात, कि जो हमारा फॉर अ मूविंग बॉडी, क्या? मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस जो होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो, तो जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, वो जीरो हो सकता है। एक सेकेंड, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, जो डिस्टेंस है ये कभी जीरो नहीं होता। अभी मैं इस बात को बताऊंगा कि जो अगर मान लो कोई बॉडी क्या हो रही है? मूव कर रही हो। जैसे मैं ही क्या कर रहा हूँ? यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ और किसी भी टाइम के लिए अगर मैं मूव किया, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं मूव कर रहा हूँ और किसी भी टाइम के लिए मैं मूव किया, तो यह बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि मैं क्या करूंगा? एक न एक डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करूंगा। तो उसी को बोला गया कि जो हमारा डिस्टेंस है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? तो आइए बताते हैं। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैं ए से लेकर बी की तरफ गया, फिर बी से ए की तरफ आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन।
तो अब बताओ, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे दोस्त कि हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। अब और भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यह 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है किसी भी बॉडी के लिए वो 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या? डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है यह क्या है? यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। क्या? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। और स्केलर क्वांटिटी हमारा एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ओके, जो हमारा वेक्टर होता है यह एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और जो हमारा स्केलर होता है यह एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है केवल 0 होगा या पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसको हम ओरिजिन मान लें 0,0, तो किसी भी टाइम टी पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या होगा? कोई बॉडी अगर हमारा इधर गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर इधर से पीछे की तरफ आया, तो क्या हो गया? इतना ये निगेटिव डायरेक्शन ट्रेवल कर दिया। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वो निगेटिव हो गया। चूंकि डिस्टेंस जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जी इसको दर्शाने के लिए हमें किसी भी कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली बोल देंगे 10 किलोमीटर, 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसे। लेकिन अगर हमें बात करनी हो डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे? 10 किलोमीटर नॉर्थ या साउथ या कोई भी डायरेक्शन। आप किसी भी स्पेसिफिक जगह का नाम बता सकते हो, आगरा, इलाहाबाद, कुछ भी, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जो हमारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकता है और नहीं तो ये हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अगर देखा जाए तो जब भी रेलवे बनती है हमारी, रेलवे की जो पटरियां हैं उसको हम बिछाते हैं,
तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो भी कवर हो वो हमारा एक डिस्प्लेसमेंट कवर हो, जिसमें कम से कम वक्त में जो हमारी रेलगाड़ी है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चली जाए। तो वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो इंजीनियर्स हमेशा ये प्रीफर करते हैं कि कितना कम डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना हो, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को ध्यान देते हैं। क्योंकि सड़क बनाने में ऐसा कुछ नियम नहीं होता, तो वहाँ पे डिस्टेंस को मायने रखा जाता है, वो एक डिस्टेंस कवर करना पड़ता है हमें। और यहाँ पे रेलवे में हमें शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है, ताकि जल्दी से जल्दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। ओके, चलो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या? डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आइए देखते हैं। देखो, यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह वाई और यह जेड, ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या है, ओरिजिन है 0,0,0। हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ऐसे, और इसको हम बता देंगे x1 i कैप कामा y1 j कैप कामा z1 k कैप। ओके, और t टाइम के बाद ये हमारी जो बॉडी है वो इस पॉइंट पे आ गई। पॉइंट हमारा a हो गया, a पॉइंट मान लो b, x2 i कैप कामा y2 j कैप कामा z2 k कैप। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा b पोजीशन पे आ गया t टाइम के बाद। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करनी हो तो कहां से कहां पे जाएगा, फ्रॉम a टू b। क्या दोस्त, फ्रॉम a टू b। ओके, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो a से b तक, तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। ओके, यह हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है दोस्त, आओ एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस बात को समझने के लिए, और आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाम की जो टॉपिक है उसको हम यहीं पे आज एंड अप करेंगे। ओके, चलो सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी 1, 2, 3 पे है। ओके, और t टाइम बाद वो जो हमारी बॉडी है वो आ जाती है, इसको 3, 4, 5 मान लो, 3, 4, 5 पे है, और t टाइम के बाद वो आ जाती है 1, 2, 3 पे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप बताइए। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, तो सिंपल सी बात है, अभी पीछे हमने देखा था x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, वैसे हम कर देंगे। तो जो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 3 i कैप प्लस 2 माइनस 4 j कैप प्लस 3 माइनस 5 k कैप, मतलब -2 i कैप -2 j कैप। कैलकुलेशन मेरी वीक है, आप देख लीजिएगा। -2 k कैप, -2 बाहर, i प्लस j प्लस k कैप। ये हमारा क्या हो गया,
डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता, ए बी डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस में निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से। क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, आप यहाँ फार्मूला पुट कीजिए और इसको आप निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाम की जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होती है। अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम मोशन से रिलेटेड उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करें। थैंक यू।